नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन की सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है, खासकर लद्दाख में, उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, भारत में भी चिंता है। सवाल ये उठता है कि जो चीन कह रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और वो किसकी जमीन से वापस जा रहा है। यहाँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का उल्लेख करना चाहूंगा जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली मीटिंग में दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की जमीन पर कोई नहीं आया है और कोई भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि भारत की किसी चौकी पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। ऐसी तो खबरें आ ही रही हैं कि किसी चौकी पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि भारत की जमीन पर कोई नहीं आया, तो आज चीन जो 2 किलोमीटर पीछे हट रहा है, भारत भी पीछे हट रहा है, तो चीन किसकी जमीन से पीछे हट रहा है? क्या वो भारत की जमीन से पीछे हट रहा है? और जब भारत चीन की जमीन पर गया ही नहीं, तो भारत किसकी जमीन से पीछे लौट रहा है? क्या वो भारत अपनी ही जमीन से पीछे लौट रहा है? ये किस तरह का समझौता है जिसमें भारत को अपनी ही जमीन से पीछे लौटना पड़ रहा है? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार को। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार रंजीत जी, डिफेंस मामलों को देखते रहे हैं और भारत चीन संबंधों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक तथ्य ये भी बता दूं कि कुछ समय के लिए वो चीन में रह भी चुके हैं और इसलिए चीनी लोगों की मानसिकता को भी बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो रंजीत जी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत की जमीन पे कोई आया नहीं है, तो ये किसकी जमीन से चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे लौट रही है और भारत की सेना भी 2 किलोमीटर पीछे लौट रही है? गलवान घाटी की बात कर रहा हूं मैं, लद्दाख में। मैं सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री के जिस बयान का आपने जिक्र किया है, सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो बड़ा एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर के राजनयिक हलकों में बड़ा भारी भ्रम पैदा हो गया और चीन ने इस बयान का लाभ उठाया और इस बयान को चीनी मीडिया में चीनी सरकार ने काफ़ी प्रमुखता से प्रचारित किया। तो इसका नुकसान जरूर भारतीय पक्ष को हुआ, लेकिन इसके तुरंत एक दिन के बाद भारत सरकार ने एक सफाई जारी की कि भारतीय सेना कहाँ पर है और चीनी सेना कहाँ पर है। वास्तव में प्रधानमंत्री का वह बयान गलवान घाटी को लेकर के था, जहां पर दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी और वहां से चीनी सेना कुछ पीछे चली गई थी। शायद उसी घटना को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया होगा, लेकिन उस दिन जो बयान दिया उससे जरूर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और पूरे भारत भर में यह सवाल पूछा जाने लगा कि जब भारतीय इलाके में चीनी सेना जब घुसी ही नहीं है तो फिर वह आखिर वापस कहाँ लौट रही है। देखिए, आज की स्थिति यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो गलवान घाटी है, वहां से चीनी सेना पीछे हटने लगी है। करीब 62 दिनों की सैन्य तनातनी के बाद चीन की सेना ने एक कार्रवाई की है। दोनों देशों के बीच 3 दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, सैन्य जनरलों के बीच बातचीत हुई है और 3 दौर की राजनयिक स्तर की बातचीत हुई है, जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड बॉर्डर अफेयर्स की जो एक संस्था दोनों देशों ने बनाई है आपसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। तो इससे भी जब मसला नहीं सुलझ रहा था, तब दोनों देशों के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और तब जाकर के निर्णायक फैसला लिया गया कि दोनों सेनाएं, खास करके चीनी सेना, वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर लौटेगी। देखिए, इस फैसले के बाद मैं बीच में आपको टोक रहा हूं रंजीत जी। मेरा सवाल यह है कि चीन जिस जगह से पीछे लौट रही है वो किसकी जमीन है? क्या वो भारत की जमीन नहीं है? देखिए, अब जो खबरें आ रही हैं गलवान घाटी से, जहां से चीन की सेना पीछे लौट रही है, वो वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हट रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हट करके 2 किलोमीटर पीछे हटने की रिपोर्टें हैं और भारतीय सेना भी वहां से कुछ पीछे हटी है और एक बफर जोन बनाया गया है जिसमें दोनों देशों के सैनिक वहां पर आवाजाही नहीं कर सकेंगे। ये कुछ समय के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है। भारत में जब दोनों सेनाएं पीछे अपने अपने मुकाम पर चली जाएंगी, तब भारतीय सैनिक उस इलाके की वास्तविक नियंत्रण रेखा तक का जो इलाका है वहां तक की गश्ती कर सकेंगे। देखिए, ये जो गलवान घाटी का इलाका है, हॉट स्प्रिंग का इलाका है,
वहां से चीनी सेनाएं जरूर पीछे हट रही हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हट रही हैं। जो सैन्य तैनाती की जो स्थिति बनी हुई है, वहां पर कुछ तनातनी कम करने के लिए कुछ भड़काने वाली स्थिति जो पैदा की गई है दोनों चीन की ओर से, जिसका जवाब भारतीय सेना ने जवाबी तैनाती करके दिया है। उसमें उसका तापमान कम करने की कोशिश दोनों ओर से की जा रही है। तो ये एक सकारात्मक हाल है। बात तो साफ है कि ये जो नियंत्रण रेखा है वो भारत की सीमा में भारतीय नियंत्रण रेखा है, भारत की तरफ का नियंत्रण रेखा है, जिसके भीतर चीन आया था और अब उससे थोड़ा पीछे जा रहा है, इस शर्त के साथ कि भारत भी अपने ही नियंत्रण रेखा से भारत की सेना पीछे जाएगी। तो क्या ये हमारी राजनीतिक हार नहीं है? यह सवाल बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये अभी जो व्यवस्था दोनों देशों के बीच हो रही है, उसके तहत एक बफर जोन बनाया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कुछ कुछ दूरी तक दोनों देशों के सैनिक तैनात हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब दोनों देशों के सैनिक वहां तक अपनी अपनी सेनाओं को गश्ती के लिए भेजेंगे। तो ये जो बफर जोन का इलाका है, इसी के तहत दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। इस बारे में लोगों को थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है कि आखिर भारतीय सेना पीछे क्यों हट रही है। तो फिलहाल ये बफर जोन का इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने उस बफर जोन को तैयार करने पर सहमति दी है। लेकिन मेरे सामने जो जो सवाल है वो ये है कि जैसे PP-14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14, अब भारतीय सीमा फिलहाल भारतीय सेना जो है फिलहाल वहां तक नहीं जा पाएगी। पेंगोंग झील जो है वहां पर हम जो फिगर 4 तक हम कहते हैं, हम फिगर 3 तक जो है सीमित कर दिए गए हैं, और पहले हमारी सेना जो है वो फिगर 8 तक, यानी वहां से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी तक जो है पेट्रोलिंग करती थी, और एक तरह से भारत अपना दावा उस पर पुख्ता कर रहा था। चीन की सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन भारत की सेना भी पेट्रोलिंग करती थी। अब ये सब अभी जो फिलहाल अब तक जो हुआ है उसमें ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कूटनीतिक तौर पर हम एक तरह से चीन के का जो एक आक्रामक रुख है उसको स्वीकार कर रहे हैं, और हम अपनी ही सेना को अपने ही नियंत्रण वाली जगह से पीछे ला रहे हैं। देखिए, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के विशेष प्रतिनिधियों की जो बातचीत 5 जुलाई को पिछले रविवार को हुई है, उसके तहत दोनों देशों ने यह स्वीकार किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पूरे जितने भी विवाद के इलाके हैं वहां तक सेनाएं पीछे हट जाएंगी। लेकिन जो पैंगोंग त्सो झील का इलाका है, वहां पर चीनी सेना टस से मस नहीं हो रही है। यह एक चिंता की बात है। अभी तक फिलहाल गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग के इलाके से चीनी सेनाओं के पीछे हटने की बात आई है। पैंगोंग झील में जो इलाका है, फिंगर 4 की जो चोटी है और इसके ऊपर फिंगर 8 तक की जो चोटी है, 8 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। यहाँ पर चीनी सेना ने भारी तैनाती कर रखी है, और वहाँ से चीनी सेनाओं के पीछे हटने की कोई हलचल अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। तो ये चिंता की बात है। देखिए, चीन की हमेशा से रणनीति रही है कि जिस इलाके पर कब्जा करना हो उस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए दूसरे इलाके पर कब्जा करो, ताकि सौदेबाजी के तहत दूसरे इलाके छोड़ दो और पहला इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखो। चीन की रणनीति रही है कि 2 कदम आगे बढ़ो और 1 कदम पीछे हटो। तो ये पैंगोंग झील का इलाका है। मुझे लग रहा है कि चीन उसी रणनीति के तहत उस इलाके पर अपना कब्जा बनाए हुए है, और वो सौदेबाजी के तहत कि हमने हॉट स्प्रिंग का छोड़ दिया, गलवान घाटी छोड़ दी, तो अब हम पैंगोंग झील पर तो बैठे ही रहेंगे। देखिए, चीन के राजदूत ने जो नई दिल्ली में चीन के राजदूत हैं सुनते इवंग, उन्होंने एक बयान 1 सप्ताह पहले दिया था कि दोनों देशों की सेनाएं हाफवे पर मिल करके समझौता कर लें। हाफवे मतलब आधी आधी बात एक दूसरे की मान लें। लेकिन भारत का कहना था कि आप हमारे इलाके में घुसे हो तो आधी बात का क्या मतलब है, आप 100% पुरानी स्थिति पर वापस चले जाओ। लेकिन चीन समझौते की बात कर रहा है, और आधे के समझौते की बातचीत के तहत उसका जो तर्क जो दिखाई पड़ रहा है यही कि पैंगोंग झील का इलाका तो वो नहीं छोड़ेगा, बाकी वो गलवान घाटी का इलाका छोड़ सकता है, पैंगोंग जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है वो भी छोड़ सकता है। लेकिन पैंगोंग झील पर जिस तरह से चीन अड़ा हुआ है वो भारत के लिए चिंता की बात है। और भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि जब तक चीनी सेना पैंगोंग झील के इलाके में फिंगर 8 तक का जो वास्तविक नियंत्रण रेखा का इलाका है वहां तक पीछे नहीं चली जाती है, तब तक भारतीय सेना को चैन से बैठे नहीं रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आपने महत्वपूर्ण बात की, और ये जो
दो कदम आगे और एक कदम पीछे की नीति जो माओ त्से-तुंग के समय में बनी थी, लगभग उस नीति को आज भी चीन जो है वो चला रहा है। जहां भी उनको कब्जा करना होता है वो कब्जा करते हैं, फिर थोड़ा पीछे हट जाते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं, फिर थोड़ा आगे आते हैं। 1962 के युद्ध के बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उसकी एक हेडलाइन व्हाट्सएप पर बहुत घूम रहा है आजकल, जिसमें हेडलाइन में बैनर के हेडलाइन में मतलब 8 कॉलम में एक बड़ी खबर छपी है कि चीन जो है गलवान घाटी से पीछे चला गया। तो उस समय भी वो गलवान घाटी से पीछे चले गए थे 1962 में भी, और आज भी चले गए, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन एक चीन का जो महत्वपूर्ण अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो कि विदेश नीतियों पर, चीन की जो विदेश नीति है उस पर बात करता रहता है, उसके एक ताजा लेख में कहा गया है कि भारत का रवैया बेहद आक्रामक है। वह दक्षिण एशिया में दबदबा कायम करने की नीति पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी संसाधन उसके पास नहीं है। उसे आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो वो कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी संसाधन उसके पास नहीं है, यानी वो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भारत में के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो खाली करा ले। बाकी तो उनका बयान है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति है कि भारत उसको ताकत से खाली करा सकता है? देखिए, चीन जो है अपने जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए भारत को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है कि आप चीन से कहीं अधिक कमजोर हो और चीन से मुकाबला करने की बात नहीं सोचो। देखिए, 2 साल पहले जब भूटान के डोकलाम इलाके में चीनी सेना घुसी थी और जब भारतीय सेना ने उसकी चुनौती दी थी, तब भी ग्लोबल टाइम्स अखबार में चीन की ओर से इस तरह की अप्रत्यक्ष धमकियां दी जाती थी कि भारत तबाह हो जाएगा अगर भारतीय सेना यदि चीन से मुकाबला करने को आगे आई तो भारतीय सेना तबाह हो जाएगी। चीन ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपने परमाणु ताकत का भी हवाला दिया था कि चीन कितना ताकतवर देश है और भारत कितना कमजोर देश है और भारत कभी भी चीन से मुकाबला करने की बात नहीं सोचे। लेकिन अंततः 73 दिनों तक जो तनातनी की स्थिति चली डोकलाम में घुसपैठ के दौरान 2017 के जून महीने में, तो उस दौरान भी चीन को झुकना पड़ा और चीन की सेना ने भारत की मांग के अनुरूप सड़क निर्माण का काम रोक दिया और 200 मीटर जो पीछे हटने की बात थी, 200 मीटर चीन पीछे चला गया। हालांकि चीन ने बाद में धोखा दिया और फिर चीन की सेना आगे आ गई, लेकिन उस समय चीन की सेना भारतीय राजनयिक दबाव के तहत, सैनिक दबाव भी भारत ने उस समय काफी डाला और चीन की सेना को झुकना पड़ा। तो इस बार भी उसी पैटर्न पर चीन की जो ग्लोबल टाइम्स अखबार ने भारत को धमकी देनी शुरू की है कि वो चीन की ताकत के आगे। जो जून 1917 की बात, 2017 की बात आप कर रहे हैं कि उनको झुकना पड़ा और पीछे जाना पड़ा, वो झुके या उनकी रणनीति थी कि थोड़े समय के लिए आमने सामने का टकराव टाल दो, पीछे हट जाओ, और फिर बाद में उन्होंने उस सड़क को बना लिया। तो वो झुकना कहाँ है? वो जो उनका इरादा है उसको वो करते जा रहे हैं, पूरा करते जा रहे हैं। नहीं, वो डोकलाम में उन्होंने सड़क नहीं बनाई, उनकी सेना जो पीछे हटी थी वो जरूर आगे आ गई है, भूटान के इलाके पर उसका कब्जा बना हुआ है, लेकिन जो सड़क बनाने का काम जो भारत ने रुकवाया था वो जरूर रुका हुआ है, उसमें कोई प्रगति नहीं हो सकी है। चीन की सेना वहाँ पर जिस स्थान पर डटी थी उससे कुछ जरूर आगे आ गई है, जिससे भारतीय सेना ने नज़रअंदाज किया है, लेकिन सड़क बनाने का काम रुका हुआ है। तो भारत की ये बड़ी विजय यही कही जा सकती थी जून 2017 के दौरान कि भारत ने चीनी सेना को सड़क बनाने से रोक दिया, क्योंकि वो सड़क भारतीय इलाके में घुस रही थी और जिससे भारतीय सेना ने बनाने से रोकने में कामयाबी पाई थी। इस बार भी भारतीय सेना ने 2 महीने तक चीन की सेना के सामने डटकर अपनी ताकत का इजहार किया है और चीन को महसूस हुआ है कि भारतीय सेना के सामने इस तरह की लड़ाई जो है मोल नहीं ली जा सकती, क्योंकि उससे भारी नुकसान, जिस तरह से 15 जून की रात को गलवान घाटी में झड़प के दौरान उसने देखा है, भारतीय सेना का संकल्प उसने देखा है, भारतीय सेना की ताकत उसने देखी है। इसके बावजूद यदि चीन इस तरह की धमकी दे रहा है तो वह गलतफहमी में है कि भारतीय सेना को दबा सकेगा। देखिए, भारतीय सेना ने, हम कहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ग्लोबल टाइम्स सीधे उठा रहा है कि जो जिस आक्रामक रणनीति पर, उसके हिसाब से भारत आक्रामक रणनीति पे चल रहा, और इस रणनीति पर चलने के लिए संसाधन उसके पास है क्या, मतलब भारत के पास है क्या, इस तरह के सवाल उठा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात,
नहीं, डोकलाम में भी जी हाँ, डोकलाम के दौरान भी चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इसी तरह की धमकियां भारत को दी थी कि भारत चीन के सामने कहीं नहीं टिकता है, भारत काफी कमजोर देश है और भारत इस तरह की हिमाकत नहीं करे कि चीन के सेना से मुकाबले के लिए खड़ी हो जाए। तो इसी तरह की धमकी एक बार फिर भारत को देने की कोशिश कर रहा है, जो भारत की सेना या भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है चीन की इन धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखता। देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चीन का जो मकसद था कि वो भूटान की सीमा के अंदर आना चाहता था, वहां तक तो आ चुका है। और भारतीय सैनिक अलग है और भारतीय राजनीति अलग है। भारतीय सैनिक जीत सकते हैं, उन्होंने कई बार बहादुरी दिखाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की सेना को एक सक्षम सेना पूरी दुनिया ने मान लिया है। कई युद्ध लड़े हैं, बांग्लादेश का निर्माण का युद्ध हो, उसके अलावा ये जो 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 एक बड़ी ताकत, दुनिया भर की कोई सेना इस तरह के काम नहीं कर पाई तो 1971 में किया था। तब से भारत की जो ताकत है, सेना की ताकत है, वह स्थापित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि हम राजनीतिक तौर पर हार रहे हैं। हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें ताकत नहीं है कि वो डट करके चीन का सामना करे। मैं ग्लोबल टाइम्स का एक और कोट आपके सामने रखता हूं कि मोदी के आने के बाद भारत सरकार संतुलित ताकत के बजाय नेतृत्व करने वाली ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। और वो ये बता रहा है, जो क्षेत्रीय संतुलन है उसके बारे में उसमें जिक्र भी है उस लेख में कि हमारा किसी भी पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं है, और वो दिखाई भी दे रहा है। नेपाल के साथ विवाद उभर गया है। तो ये जो टिप्पणी है वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भारतीय सेना पर ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कम टिप्पणी की है। भारतीय नेतृत्व जो है, पॉलिटिकल जो नेतृत्व है, उस पर वो ज्यादा टिप्पणी कर रहा है। ये बात तब हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से तब भी मिले, प्रधानमंत्री से तब भी मिले, और ऐसा दिखा रहे थे कि ये बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं, पर वो दोस्ती इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या भारतीय नेतृत्व जो है वो हार रहा है, ये सवाल है। देखिए, 2017 के जून के दौरान भी मैं फिर कहूंगा कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इससे भी कड़ी धमकियां भारत को दी थी कि चीन से मुकाबला करने की बात नहीं सोचे, भारत तबाह हो जाएगा। और 73 दिनों तक भारतीय सेना ने चीन की सेना का डटकर आमने सामने तैनाती दिखा करके उसे संदेश दिया कि भारतीय सेना झुकने वाली नहीं है। और अंततः चीन को ही झुकना पड़ा, इसने सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया, भले ही चीन की सेना पीछे नहीं हटे। भूटान का जो डोकलाम इलाका है, चीन की सेना वहाँ पहले से मौजूद थी, वहाँ पर उसकी मौजूदगी बनी हुई है। यह जरूर चीन की सेना ने आक्रामक कार्रवाई की है, जिससे भारत ने इसलिए नहीं छुड़वाने का कदम उठा सकता कि वो भूटान का इलाका है और वहाँ पर अपनी सेना को चीन से भिड़ाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो तीसरे देश का इलाका है। लेकिन जहाँ तक रंजीत जी कि नेपाल का जो सुरक्षा है वो मामला भारत के पास है। भारतीय सेना ही भूटान की सुरक्षा जो है का सारा दारोमदार भारत के पास है। भूटान की सीमा पर भारतीय सेना तैनात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए अगर सीमा की सुरक्षा की बात आती है तो वहां भूटान नहीं है, वहां भारत ही है। नहीं, आपने सही कहा, और यही वजह थी कि भारत ने भूटान के इलाके से सड़क बनाने का काम रुकवा दिया। चीन की सेना भूटान के इलाके में पहले से थी और वहां पर उसकी मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन जो सड़क निर्माण का काम हो रहा था भारत ने उसे रुकवाने में जरूर कामयाबी हासिल की है। और मैं इसी आधार पर कह सकता हूं कि आज भी जिस तरह से भारतीय सेना ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया है, 15 जून की रात को गलवान घाटी में जो अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया है, और उसके बाद जो गलवान घाटी के इलाके के अलावा जो पेंगोंग झील का इलाका है, वहाँ पर जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, वहाँ पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिस तरह से उड़ान भर करके चीन को संदेश दे रहे हैं, उससे चीन को जरूर यह महसूस हुआ है कि भारत के साथ इस तरह की झड़प लेना उसके लिए भी कम जोखिम भरा नहीं है। भले ही दोनों देशों के बीच लड़ाई में भारत को नुकसान होगा, लेकिन चीन को जो नुकसान होगा वो भी कम नुकसान नहीं होगा। चीन को सैनिक तौर पर तो नुकसान होगा ही,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी छवि जिस तरह से खराब होगी, वह भी उसके लिए एक बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी। तो चीन ने सभी तरह का आकलन करके ही जो 5 मई को विशेष प्रतिनिधियों की जो बातचीत की है और उसमें पीछे हटने पर जो सहमति दी है, वो उसी का नतीजा है कि भारत का जो सैनिक दबाव चीन पर बना, जो राजनयिक दबाव चीन पर बना, उसी का नतीजा है कि चीन इस बात के लिए सहमत हुआ कि वो अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। अब जहां तक पैंगोंग झील का इलाका है, भारत को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, वहां पर दबाव बनाए रखना पड़ेगा और किसी भी तरह यह संदेश नहीं देना पड़ेगा कि ग्लोबल टाइम्स जिस तरह की धमकियां दे रहा है, भारत उससे डर रहा है। डोकलाम के दौरान भी भारत ने चीन की धमकियों से डरने का संदेश नहीं दिया। ग्लोबल टाइम्स इससे भी अधिक कड़ी धमकियां भारत को दे रहा था। इस बार भी उसने धमकियों को दोहराने की कोशिश की है। रंजीत जी, भारतीय नेतृत्व एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था हम घर में घुस के मारेंगे, और चीन के सामने एकदम खामोश दिखाई दे रही है सरकार। और जो आपने कहा 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, तो उन्होंने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा किया, कुछ हिस्सों से हट रहे हैं और 1-2 जगह जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली तय कर लिया है वहां पर जमे हुए हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के भारत की कुछ जमीन जो है वो, या फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे जो भारत का क्लेम है, वो हिस्सा जो है वो चीन हड़प रहा है। चीन जरूर उस पर कब्जा बनाए हुए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भारत की जो राजनयिक कोशिश चल रही है, जो राजनीतिक जिस तरह से भारत अपने प्रयास कर रहा है, देखना पड़ेगा कि वो कितना कामयाब होता है कि चीन पैंगोंग झील के वास्तविक रेखा के जो इलाके हैं उसके पीछे चला जाए, जहां पर अप्रैल के अंत तक जो स्थिति बनी हुई थी, जो यथास्थिति तब थी, उसे भारत किस तरह बहाल करवाता है। भारत की कामयाबी उसी में होगी कि चीन को पीछे जाने को मजबूर करे। देखिए, अभी जो कब्जा बना हुआ है उसे चीन ने सैद्धांतिक तौर पर छोड़ने की बात स्वीकार की है। जो विशेष प्रतिनिधियों की जो बातचीत हुई है 5 जुलाई को, उसमें चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक वापस लौटने की बात कही गई है। अब चीन यदि इससे मुकरता है तो चीन अपनी छवि के अनुरूप विश्वासघात करने की जो छवि उसकी हम सदियों से देख रहे हैं, वो फिर उसे दोहराएगा और भारत को उसे वापस लेने के लिए फिर अपना दबाव बनाना पड़ेगा। तो ये एक लंबी लड़ाई है चीन के खिलाफ कि वो अपनी पुरानी स्थिति पर वापस चला जाए, नहीं तो भारत और चीन के बीच जो राजनयिक रिश्ते हैं, जो राजनीतिक रिश्ते हैं, जो आर्थिक रिश्ते हैं, उस पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ेगा। और इसका एक चेन रिएक्शन दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए, अब अमेरिका ने भी उसी तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसका जो फॉलोअप है हम यूरोपीय देशों में भी देख सकते हैं। तो चीन की जो कंपनियां हैं उसका दुनिया भर में जिस तरह से बहिष्कार शुरू हो सकता है, चीन को उसको नतीजे का एहसास हो रहा होगा और वो समझेगा कि भारत के साथ लड़ाई को एक सीमा तक ही हम खींच सकते हैं, अदर नहीं तो उसका भारी नुकसान भविष्य में राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर होगा, जिसकी भरपाई करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। आखिरी सवाल, हमारा समय पूरा हो रहा है तो इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि 2017 में जब डोकलाम में चीन घुसा था, तब चीन बहुत मजबूत स्थिति में था। आर्थिक रूप से तो मजबूत था ही, राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत था। दुनिया में उसके दोस्तों की संख्या बहुत बड़ी थी। अमेरिका, यूरोप, ये सब लगभग उसके दोस्तों की कतार में थे। आज कोरोना संकट के बाद, उसके पहले से भी जो आर्थिक विवाद चल रहे थे, उसके चलते अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा है, यूरोप के ज्यादातर देश चीन के खिलाफ खड़े हैं। उसके बावजूद क्या कारण है कि भारत जो है वो अपने राजनयिक प्रयासों में उस तरह से सफल नहीं हो रहा है जिस तरह से सफल होना चाहिए, यानी भारत का एक दबदबा दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। देखिए, भारत के राजनयिक माहौल इस समय भारत के काफी पक्ष में है और चीन इसे समझ रहा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करते हुए चीन भारत के सामने कुछ झुकने को मजबूर हुआ है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के पक्ष में बयान दिए हैं, जापान ने भारत के पक्ष में बोला है, फ्रांस ने भारत के पक्ष में बोला है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पक्ष में बोला है, तो दुनिया भर में एक माहौल बन रहा है। और जो दुनिया के जो छोटे देश हैं, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जिन्होंने जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का जवाब दिया है और कहा है कि चीन इस इलाके को अपना इलाका न समझे और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करें, तो चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल बनने लगा है। देखिए, 2017 में
कि जून में जब चीन के पक्ष में काफी माहौल था, उसके बावजूद भारत चीन को झुकाने में कामयाब रहा। अब तो भारत के पक्ष में माहौल पहले से बना हुआ है, खास करके कोरोना की वजह से। और अब जब चीन ने जिस तरह से भारतीय सीमा के इलाके में अतिक्रमण किया है, तो दक्षिण चीन सागर के जो तटीय देश हैं वो समझ रहे हैं कि चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी रवैये को अपना रहा है, विस्तारवादी रुख को आगे बढ़ा रहा है। तो चीन से किस तरह मुकाबला करना है, उसके खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भी एकजुटता दिखलाई है। तो ये भारत ने जिस तरह से चीन के सामने डट करके अपनी ताकत का इजहार किया है, दूसरे देश भी समझने लगे हैं। और चीन को भी ये समझ में आ रही है बात कि एक सीमा तक ही भारत को दबाया जा सकता है, और यह भारत के साथ यदि दोस्ती उसने खो दी तो उसका नुकसान उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झेलना पड़ेगा। रंजीत जी, मैं आपको यहीं रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। इस पूरी बातचीत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण सामने आई है, वो ये कि चीन जो है वो LAC जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उसमें जो भारतीय हिस्सा था उसके भीतर ही घुसा था, और उससे ही वो वापस गया है, जिन क्षेत्रों में वापस गया है। और जैसा कि रंजीत जी ने बताया कि अभी भी पैंगोंग झील के इलाके में फिंगर 4 के पास वो बना हुआ है, जबकि फिंगर 4 तक तो सिर्फ भारतीय कंट्रोल था। 4 से 8 के बीच भी भारत पेट्रोलिंग करता था। उस पर अभी चीन क्या रुख अपनाता है, इसको देखना होगा। बहरहाल भारतीय कूटनीति में थोड़ी सफलता मिल रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दहाड़ते थे, उस तरह की सफलता दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इस प्रोग्राम धन्यवाद। हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर और उसके अलावा यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ही ताकत हमारी बढ़ती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।